तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चे, आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग 2018 का हल देखेंगे। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपना ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और घंटियाँ जरूर बजा दीजिएगा। चलिए पहला देखिए। तो पहला प्रश्न ये कहता है, उससे पहले देखिए 2018 का हम कर रहे हैं। इसमें भी हम देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है कि बताइए कि 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। आप लोगों को मैंने बता रखा है कि किसी भी संख्या का जो कि रेशनल नंबर परिमेय संख्या है, जैसे यहाँ पे फिलहाल के लिए 6/15 है। 6/15 आप सभी ये अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि 6/15 एक इसका देखते हैं कि यदि चेक करना है कि दशमलव शांत होगा या अशांत होगा। ये करने के लिए आप सभी को पता होना चाहिए, यदि कोई भी परिमेय संख्या का जो नीचे का यानी हर है, हर का यदि हम देखेंगे, हर को यदि हम परिमेयकरण करेंगे, यदि अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हम लिखेंगे तो वो 2 पर पावर 5 एम, मतलब 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में यदि आता है तो ही है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। करके देखते हैं। यानी 2 पर पावर m और 5 पर पावर n, इसके साथ में कोई और संख्या हो ही नहीं सकता है। या तो 2 पर पावर m या 5 पर पावर n के रूप में रहे, या कोई एक रहे, या फिर दोनों रहे। लेकिन इनके अलावा यदि कोई भी संख्या आ जाएगा तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत रहेगा। चलिए उदाहरण के लिए देखते हैं। जैसे 2 है, 15 को लिखिए। 15 को हम लिखेंगे 3 × 5। देखिए मैंने क्या बोला था, 5 पर पावर 1 है, यानी कि 5 पर पावर n के रूप में या m के रूप में जो भी कह रहे आप है, लेकिन बदले में 3 आ गया, जो तो गड़बड़ हो गई। यानी कि ये नहीं होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो उत्तर आपका क्या होगा पहले वाले का, कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो ये गए भाई साहब अपने घर। तो पहला वाला का उत्तर देखिए, अशांत होगा। अगला प्रश्न है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर p, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है ना। आप लोगों का भी उम्मीद करता हूं हो चुका होगा। देखिए सर, बस आपको ये देखना है कि कितनी जगह पे ये कट रहा है x को, क्योंकि y बराबर में है आपका px, है ना। यानी कि x पर कितना शून्य निकलेगा, यानी देखिए x पर एक जगह कटा है, दो जगह कटा है, यानी कि यहाँ पे कितना शून्यकों का संख्या 2। जांच कीजिए कि x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1, देखिए यहाँ पे क्या है, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 है। देखिए यहाँ लिखता हूं मैं, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 है इज इक्वल्स टू 2x-3। यही तो है। अब इसको हम क्या करेंगे, तोड़िए इसको। x² प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x-3 है। अब यहाँ पे क्या करके देखते हैं, हम सबको इस तरफ लेके आइए। आप जानते हैं कि ये x² -4x और ये -2x, और यहाँ हमारा कितना हो गया 4 1 5, और ये -3 इधर आएगा +3 यानी 8। आप देखेंगे यहाँ पे तोड़ के x² -6x। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या, घात कितना है, यहाँ 2 है। नामी या द्विघाती समीकरण, यानी जिसका घात 2 होगा वही होगा इसका उत्तर। समझ गए? चलिए आगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। देखिए 4, मान निकालिए कौशिक 31 डिग्री माइनस सेक 15 डिग्री, यानी कि 59 डिग्री। चलिए देखिए इसको, कौशिक 31 डिग्री में हम सेक 59 डिग्री को घटाएंगे, कितना आएगा। आप जानते हैं कि मैं चाहूं तो कौशिक को 90 में से 31 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 59। आप सभी जानते हैं 90 में से 59 घटेगा 31 आ जाएगा। ठीक है, कौशिक 90 माइनस थीटा के रूप में है, यानी कि सेक 59। अब इसमें से घटाइए आप सेक 59, कितना हो गया, घट करके 0 हो गया। आपका उत्तर क्या होगा, 0। देखिए बनाया हुआ सारा है, मेरा काम है बस जल्दी जल्दी से आपको समझा देना कैसे बनाए, और कोई दूसरा है ना। देखिए समांतर श्रेणी आपको दिया गया हुआ है, क्या क्या है देखिए, यहाँ बगल में आपके नीचे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मुझे भी दिख रहा है। देखिए 3/2 है पहला पद, अगला पद क्या है 1/2 है, फिर उसके अगला पद -1/2 है, और उसका अगला पद
-3/2 है। देखिए वहां पे आप सोच रहे हो कि सर अपने मन से लिख रहे हैं, नहीं देखिए बच्चा लोग यहाँ पे माइनस छूट गया है यहाँ पे, पर आपके किताब में माइनस होगा। चलिए अब यहाँ पर क्या करके देखते हैं। हम जानते हैं यदि ये A1 है पहला पद है, ये A2 है दूसरा पद है, ये A3 है तीसरा पद है, तो यहाँ पे ये 4 है चौथा पद है। आप सभी जानते हैं कि पहला पद यहाँ पे कितना है, यानी A का मान कितना है 3/2। समझ गए। अगला देखिए A1 का मान है पहला पद इतना। अब मैंने कहा कि आपको सार्व अंतर निकालना है, यानी कि D निकालना है, इसी को हम सार्व अंतर भी कहते हैं, इसी को सार्व अंतर भी कहते हैं। और देखिए ये सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, सूत्र होता है A2 - A1, यानी हर दूसरे का पहले वाला, इसके जस्ट पहले वाले को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ऐसे ऐसे चलेगा काम। तो यहाँ पे देखते हैं कि 1/2 में घटाएंगे 3/2, कितना हो जाएगा यहाँ देखिए, घटा करके नीचे में 2 रहेगा, -2/2 कितना होगा -1। ये हो गया इसका डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर। चलिए उम्मीद करता हूं सभी लोग समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, डी वाले वृत्त का परिमाप लिखिए। आप बताइए जल्दी लिखिए कमेंट बॉक्स में कि वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वृत्त का परिमाप जो होता है, ये वृत्त है, इसका यदि रेडियस यानी कि त्रिज्या r है, तो इसका परिमाप जो होगा ये आपका कितना हो जाएगा 2πr। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा भाई। 2r हम लोग d का क्या मान लिखते हैं, 2r होता है d बराबर डायमीटर यानी व्यास, तो त्रिज्या है, तो यहाँ पे लिखे 2r को हम d बना देंगे तो बच जाएगा खाली पाई, यानी कि पाई d सेंटीमीटर। कमेंट में बताइएगा सेंटीमीटर होगा या कि सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। फिलहाल मैं सेंटीमीटर लिखूंगा क्योंकि यही सही है। चलिए अगला 7वां नंबर, सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम या समरूप। आप सभी जानते हैं, देखिए समरूप और सर्वांगसम का मतलब है सभी वृत्त यानी बराबर होंगे यदि, तो वो सर्वांगसम कहलाएंगे, ठीक है। यानी सबकी त्रिज्या यदि बराबर होगी तो वो सर्वांगसम कहलाएंगे। लेकिन समरूप तब कहलाएंगे जब दोनों एक जैसे दिखेंगे। बताइए एक जैसे दिखने के लिए तो इसके बराबर भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, ऐसे है ना, इस तरीके से। देखिए ये सभी के सभी समरूप हैं, क्यों, क्योंकि सब एक जैसे दिखते हैं। अगला प्रश्न, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए ना, ये है आपके सामने ही तो वृत्त है, स्पर्श रेखा इसको छू के गुजरनी चाहिए। क्या यही एक रास्ता है, क्या ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, मतलब बहुत सारे हो सकती हैं, अनगिनत हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं, ठीक है, परिणामों की संख्या अनंत हो सकती है। अगला पे आइए, एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। देखिए जब भी आप क्रिकेटवा खेलने जाते हैं तो टॉसा उड़ाते हैं ना जी, कितने लोग बेईमानी करते हैं मुझे बताइएगा कमेंट में लिख के, है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हमको पता है कि एक बार हम यदि सिक्के को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस हमारा क्या आएगा, मतलब ई होने का चांस कितना है, एक, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब आप बताइए, आप सिक्का उछाल रहे हैं, एक बार में क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल ही आएगा ना। लेकिन आने के कितने आ सकते थे, 2 आ सकते थे, यानी कि टोटल संभव परिणाम कितने हैं, कितने हैं, 2 हैं। लेकिन आप बताइए आपका आएगा कितना एक बार में, एक बार में तो एक ही आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आपको लाना कितना है, टेल, पट लाना है, तो पट के लिए 1/2 यही आपकी प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। चलिए प्रायिकता आप जानते हैं कि सूत्र होता है पीई बराबर में एनी बटे एनी। देखिए यहाँ पे, ठीक है, सब कैसे बनेगा, परीक्षा में कैसे बनाए आपको यहाँ पे दिया गया, सिंपल संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण कहते हैं बस। अब देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 11, भाग देना है, किसको भाग देना है, x³ - 3x² + 5x - 3, इसको भाग देना है x² - 2 से। देखिए भाग देना, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक पढ़ाया गया है, यदि नहीं पढ़ा है तो हमारा डेली लाइफ क्लास आता है जो, आप उस पर पढ़ सकते हैं। देखिए x से x³ बनाने के लिए हम x से गुना करेंगे तब नहीं x³ बन गया। देखिए x³ तो बन गया, लेकिन बदले में -2 को भी गुना करना पड़ेगा, तो -2x आ गया,
क्यों रखा, क्योंकि एक्स वाले के सामने हमने जानबूझ के रखा है। प्लस है, कुछ नहीं है, माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। देखिए ये गए 5 और 7 मिलकर के 7x हो गया, ये -3x² हो गया, ये प्लस हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर से ये जाएगा -3 बार में, ये हमारा हो गया -3x का वर्ग, और -2 और -3 मिलकर के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस माइनस ये खत्म हो गया, ये आ गया 7x -6। अब देखिए इससे ये कटेगा, नहीं कटेगा, ये आपका क्या है, ये भागफल है, और ये आपका क्या है, ये शेषफल है। ठीक, अगला आइए, मान निकालिए। क्या मान निकालना है, देखिए यहाँ पे एक चीज छूटा हुआ, प्लस का चिन्ह छूटा हुआ है, हमको मान निकालना है साइन 60 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री प्लस जोड़ना है साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, यही ना करना है जी। चलिए यहाँ पे बना के देखिए। आपको पता होना चाहिए कि साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। यहाँ पे प्लस छूटा है सवाल में, आपके किताब में सही होगा, गुना कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 ही नहीं होगा क्या, बताइए। प्लस में साइन 30 का मान 1/2, कॉस कॉस 60 का मान कितना होगा बताइए, कॉस 60 का 1/2, इन दोनों को गुना करिए, कितना आ जाएगा, देखिए √3 गुना होके 3 हो जाएगा, 4 जोड़ यहाँ पे देखिए 1/4, इसको हम लिखेंगे क्या, जोड़ने पे 4/4 से कट गया, कितना होगा उत्तर, 1 होगा। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु ये और ये के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है, हमको क्या करना है, यहाँ पे दो बिंदु दिए गए हैं, मान लेते हैं ये ए है और ये है हमारा बी, और यहाँ पे इन दोनों को हम यहाँ से जोड़ते हैं, ये ए बी। अब यहाँ पे आप पाएंगे कि जो ये ए नहीं है, पी है, और ये हमारा क्यू है। तो पी में देखिए क्या है, पी में इसका दिया गया निर्देशांक 2 -3, और क्यू का दिया गया है आपको 10y 10, बच्चे आप सभी जानते हैं कि हमको यदि किसी भी दो बिंदुओं के बीच में हमको यदि उसका दूरी ज्ञात करना है, और उसका निर्देशांक कुछ इस प्रकार से है, दोनों बिंदुओं का, पहले का x1 y1 और अगले का x2 y2 है, तो ऐसे में उन दोनों के बीच की जो दूरी हो जाती है वो रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ भी वही होगा। देखिए यहाँ के लिए मैं कहता हूँ ये x1 का काम कर रहा है, ये x2 का काम कर रहा है, सॉरी y1 का काम कर रहा है, ये हमारा x2 का काम कर रहा है, और ये हमारा y2 का काम कर रहा है। ऐसे में आप सभी जानते हैं कि PQ जो होगा, PQ का सूत्र जो होगा वो कैसे निकलेगा, x2 - x1 का वर्ग प्लस होगा y2 - y1 का वर्ग। चलिए PQ का मान निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पे x2 का मान कितना है, x2 का मान है 10 -2 का वर्ग जोड़ y2 यानी कि y, ठीक है, y माइनस, और ये माइनस एक और है, देखिए माइनस माइनस मिल करके ये क्या हो जाएगा, का वर्ग हो गया। अब आप जानते हैं PQ का मान यहाँ पे आपको दिया गया है, कितना है, 10 है, रूट में यहाँ पे लिखिए आप 10 में से 2 गया 8, 8 8 64 प्लस y का वर्ग प्लस 9 प्लस 6y, और देखिए यहाँ पे ये जो रूट इधर आके इसका वर्ग हो जाएगा, यानी कि 10 का वर्ग कर देंगे 100 हो जाएगा, और हमारा यहाँ पे 64 और प्लस 9 कितना हो गया, 73 हो गया। ये हमारा है जोड़ y का वर्ग प्लस 6y। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस 100 को इधर लाके घटाएंगे, क्या होगा,
वाई का वर्ग जोड़ 6y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस में 27 हो जाएगा बराबर 0। आप सभी जानते हैं हम इसको लिख कैसे सकते हैं, y का वर्ग जोड़ 9y माइनस 3y माइनस 27। देखिए आप सभी जानते हैं इस बात को, गुणनखंड करना आप अच्छे से जानते होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। चलिए y लेंगे कॉमन, y प्लस 9 माइनस 3 ले लिया, y प्लस 9, y कॉमन ले लिया तो y प्लस 9 माइनस 3 ले लिया कॉमन, तो ये भी बन गया y प्लस 9 बराबर 0। दोनों को कॉमन ले लीजिए, y प्लस 9 और यहाँ पे रह गया y माइनस 3 जो कि 0 के बराबर। देखिए y का मान y माइनस 3 बराबर 0, यानी y का मान हमारा हो गया 3, और ये देखिए y का पावर y प्लस 9 बराबर 0, ये y का मान माइनस 9, तो दोनों हो सकता है। हमारे पास y का मान 2 निकल के आ गया, यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न 14 नंबर पे, 14 नंबर है हमारा सवाल। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर रहा है, हमको एबीसी देखिए दिया गया कि एक एबीसी त्रिभुज है जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका कोण सी जो है वो समकोण है। सिद्ध कीजिए कि एबी का जो वर्ग है वो 2ac के वर्ग के बराबर होगा। आप देखें यहाँ पे, देखिए ये है त्रिभुज, हमको नहीं पता ये 90 डिग्री है कि नहीं है, यही तो प्रूफ करना है। ए है, ये बी है, ये है सी। अब यहाँ पे आपको ये दिया है कि ए बी जो है, यहाँ पे दो भुजाएं इसकी बराबर हैं। यहाँ पे आपको सिद्ध कर, यहाँ पे ए बी का जो वर्ग है वो दिया गया है 2ac के वर्ग के बराबर, है ना। यानी कि प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो हमने फिगर को गलत बनाया। देखिए प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे बी होना चाहिए, तब ना ये कर्ण का वर्ग हो गया, ए बी का वर्ग, और ये हमारा सी हो गया। अब देखिए ये सही है, कुछ मान लेते हैं ये वाला और ये वाला बराबर होगा, क्योंकि ये तो बड़ा होगा हमेशा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमको पता है कि यहाँ पे ए सी बराबर है बी सी के, ठीक। हम जानते हैं इसको यदि 2 लिखेंगे, ए बी का जो वर्ग है वो ए सी का वर्ग और जोड़ ए सी का वर्ग, ऐसा लिख सकते हैं। ए बी का जो वर्ग होगा, ए सी की जगह पे मैं बी सी रख सकता हूं क्या? अब बताइए, पाइथागोरस परिमेय से ये पता चलता है कि यदि कोई भी समकोण त्रिभुज है, उसका जो कर्ण का वर्ग होगा उसके लंब और आधार दोनों के वर्गों का योग के बराबर होगा। पर यदि उल्टा होता है, यदि उसका कर्ण का योग उसके बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग है, इसका मतलब वो एक समकोण त्रिभुज होगा। ये कहता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय, उसका उल्टा, यानी ये 90 डिग्री होगा। चलिए सही है। अगला प्रश्न 15 पे आइए। एक थैले में 5 लाल और देखिए 5 लाल और 4 सफेद गेंदे हैं। इस थैले में से एक गेंद यदि छाया निकाली जाए, यानी कि बिना देखे निकाला जाए, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह निकाली गई गेंद लाल होगी? देखिए टोटल गेंद कितने हैं आपके पास? आपके पास लाल गेंद है और एक है सफेद गेंद। अब सभी जानते हैं यहाँ पे आपको दिया गया है लाल गेंदों की संख्या कितनी दी गई है? 5, और सफेद गेंदों की संख्या आपको दी गई है 4, यानी कि टोटल गेंद कितने हैं? संपूर्ण बॉलों की संख्या 5 और 4 9। मान लेते हैं कि ये एक डब्बा या थैला जो भी है, इसमें बॉल है ढेर सारे, है ना, ढेर सारे बॉल इसमें भरे हुए हैं। हमको निकालना है इसमें से लाल बॉल। भाई हाथ में डाल लो, कोई जरूरी थोड़ी ना यही निकल जाएगा, यानी संभव परिणाम तो 9 में से कोई भी निकल सकता है ना। तो संपूर्ण संभव परिणाम कितना है? 9 है। लेकिन ये बताइए मेरे सही होने का कितना चांस है, यानी कि लाल बॉल निकलने का, कितना लाल बॉल निकालने के पास मेरे पास चांस है? 5 गो है, 5 में से कोई सा भी निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 5 गो 5/9। अगला बोला जा रहा है लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो लाल होने की प्रायिकता 5/9 है। और आप जानते हैं कि एक में से
होने की प्रायिकता घटा देंगे तो नहीं होने की प्रायिकता निकल जाएगी, क्योंकि होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दोनों को जोड़ने पे 1 के बराबर होता है। चलिए देखिए, 1 में से 5/9 हमने माइनस कर दिया, ये हमारा हो जाएगा 9, 9 में से 5 गया 4/9, यानी ये हो जाएगा हमारा नहीं होने की प्रायिकता। चलिए बगल में आइए, देखिए अगला प्रश्न। अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि पत्ता जो है वो लाल रंग का बादशाह है। देखिए मैंने बताया जो 52 कार्ड होते हैं ना, उनको 2 भागों में बांटा रहता है कलर के आधार पे, यानी रंगों के आधार पे। कुछ होते हैं लाल और कुछ होते हैं काले, यानी काला। ये होता है 26 भाई साहब, ये भी होता है 26। अब इन सब को फिर से 13 गो में बांटा हुआ है, 13, जिनको फेस कार्ड कहते हैं हम। देखिए यहां पे अब देखिए, अब इन 13 में बांटे गए हैं, जो कि कोई ईंट का बात करता है, पान का, इस तरीके से। और इन सब में एक एक बादशाह पाया जाता है, एक एक बादशाह। इसका भी एक बादशाह पाया जाएगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसकी भी एक रानी, इसकी एक रानी, एक रानी, एक रानी, एक गुलाम, एक गुलाम, एक गुलाम। बाकी के जो 10 पत्ते बच गए वो नंबर होते हैं, एक से लेकर के ऐसे करके। तो अब हम यहाँ पे बोला जा रहा है लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। आप ये बताइए, लाल रंग के पत्ते कितने आपके पास? 26 हैं। लाल रंग का बादशाह कितना है आपके पास? देखिए ना, यहाँ पे एक तो यहां से लाल रंग का बादशाह मिल जाएगा, एक यहां से निकल जाएगा, यानी आपको लाल रंग का बादशाह निकालने का चांस कितना है? 2 है। और टोटल कितने कार्ड में से आपको कार्ड निकालने हैं? आपको 52 में से टोटल को निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा, काट दीजिए 1/26। समझ गए? तो ये है हमारा, ये पहला एक है। अगला प्रश्न ये कहता है कि एक ईंट की बेगम हो, ईंट की बेगम हो। अब आपको सोचने वाली बात है, इसमें ईंट कौन सा है? कोई भी एक ईंट हो सकता है इनमें से। अब 8 ईंट में बेगम तो बस एक ही होगी ना, ईंट में बेगम तो एक ही होगी ना। तो टोटल आपको 52 कार्ड में से निकालना है, लेकिन आपका एक बेगम जो कि ईंट की है एक ही होगी। तो यहाँ पे उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/52 टोटल संभव परिणाम, और ये अनुकूल परिणाम है ना। आपके किताब में दिया गया है, बनेगा कैसे, मेरा काम है आपको समझाना। चलिए अब आइए खंड सी में, प्रश्न संख्या 16। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। चलिए ये बढ़िया सवाल है। देखिए हर साल ये सवाल एक आना ही है, गारंटी है इसकी, आपके परीक्षा में पूछा ही जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? लेमा का प्रयोग करते हैं। अब ये लेमा क्या है? ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको दूसरे चीजों को प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहां पर आपको दिया गया है, मान लेते हैं कि 6 से किसी संख्या यानी a को भाग दिया जा रहा है, तो उसका कोशिएंट यानी कि q आ रहा है, और रिमाइंडर उसका कितना आ रहा है? r आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, मान लेते हैं 6 से हम भाग दे रहे हैं, और ये बोलता है बार बार कि ये r जो है ना, r ये देखिए, ये कोई b संख्या से हम भाग देते हैं तो ये होता है a बराबर BQ+r, और यहाँ r हमेशा छोटा रहता है b से। ठीक, वही तो हमको यहाँ पे करना है। ये b की जगह पे मान लेंगे कि हम इस संख्या को 6 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या a को, ठीक है, और इस संख्या को भाग दे रहे हैं, और हमको बदले में भागफल q आ रहा है, रिमाइंडर r आ रहा है। इसका मतलब हम ये कहेंगे, रिमाइंडर जो है r आ रहा है, और इस लेमा के हिसाब से हम बात करें तो ये हमारा r जो होगा वो हमेशा 6 से छोटा होगा, लेकिन 6 से छोटा होगा, लेकिन ये 0 के 6 से छोटा होगा, लेकिन ये 0 के बराबर भी हो सकता है। x जो है वो 0 हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वैसे हम लिखेंगे जो संख्या है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना, a जो है एक बार में 6q+0, ये ही जो है आ सकता है भाई
6q+1 के रूप में, 6q+2 के रूप में, 6q+3 के रूप में, 6q+4 के रूप में, और यही आ सकता है 6q+5 के रूप में। अब यदि मैं अगला स्टेप चल दूंगा तो 6q+6 के रूप में, जो कि 6 जो है 6 के बराबर हो जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, यहीं तक हो सकता है। अब देखिए 6q है, आप इसको 6q को 2 से भाग दे करके देखिए, आराम से कट जाएगा। इसको 2 से भाग दे के देखिए, ये नहीं कटेगा, यानी कि ये विषम संख्या है। ये देखिए इसको 2 से काट के देखिए, 2 से 6 भी कटेगा, 2 भी कटेगा, कॉमन लेंगे 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये सम संख्या है। ये देखिए ये कटेगा, 3 कॉमन लेंगे और 3 2 से कटेगा नहीं, यानी कि ये विषम संख्या होगा। और ये देखिए इसमें 2 2 कॉमन ले लेंगे, 3q+2, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा, यानी कि ये सम संख्या है। ये काम नहीं चलेगा हमारा, इससे भी नहीं चलेगा। लेकिन ये देखिए 6q+5, यानी कि ये 2 से कटने वाला नहीं है। जब 2 से नहीं कटेगा, इसका ये मतलब है कि ये 2 से नहीं कटने वाला है, ये विषम संख्या है। और प्रश्न में यही तो बोल रहा था कि आपको सिद्ध करना है कि जो विषम संख्या है इस रूप में होंगी, तो बिल्कुल होंगे। देख लीजिए सिद्ध हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि आपको ये सिद्ध करना है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 प्लस, देखिए यहाँ पर 3+2, क्या है, 3+2√5 जो है एक विषम संख्या है। मान लेते हैं कि ये परिमेय, मतलब ये कि एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लेते हैं कि 3+2√5 जो है वो एक परिमेय संख्या है, इसीलिए इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। अब मैंने कहा अभी फिलहाल ये मान के हम चल रहे हैं कि इनके पास अभी कोई एक कॉमन फैक्टर है, मतलब कोई एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को भाग दे देगी। तो उस कॉमन फैक्टर से इन दोनों को भाग दे करके हमने a/b लिख लिया। क्यों लिख लिया? अब ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो ये 3+2√5 है, और ये याद रखिए ये कभी भी दोनों के दोनों पूर्णांक हैं। और आपको मैं बता दूं सीधा सीधा, मतलब कि पूर्णांक कभी भी जो संख्या होगी, पूर्णांक वो हमेशा एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये भी है। अब देखिए ये भी पूर्णांक ही है। अगला देखिए, यहाँ पे मैंने कहा इसको उस तरफ लेके जाओ, तो 2√5 बराबर a/b-3। ये देखिए √5 बराबर a/b-3/2। अब आप सभी समझ चुके होंगे कि ये जो है ना आपका, अभी भी ये पूर्णांक में ही आएगा। इसका उत्तर देखिए, इसको लिखिए, इसको और थोड़ा सा तोड़ते हैं, तो √5 बराबर आ जाएगा a-3b/2b। ये अब इसको आप कभी भी मान रखेंगे ना, ये पूर्णांक में ही था, अभी भी पूर्णांक में ही है, उत्तर अभी भी पूर्णांक में ही आएगा, यानी कि ये अभी भी परिमेय संख्या है। ये अभी भी परिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांक हमेशा परिमेय संख्या होते हैं। और भाई साहब ये भी इस हिसाब से परिमेय संख्या हुआ, क्योंकि ये जब परिमेय संख्या है इसके बराबर ये है, यानी ये भी महाशय परिमेय संख्या होंगे। लेकिन आप सभी भली भांति जानते हैं कि कभी भी स्क्वायर रूट में कोई कोई जो होता है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या जब रहता है, इसका मतलब कि वो अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 जो है वो ये एक अपरिमेय संख्या, असल में अपरिमेय संख्या है। क्यों क्यों ये अपरिमेय संख्या आया, ये परिमेय आया? क्योंकि हमने पहले ये अवधारणा मानी थी कि ये एक परिमेय संख्या है, इसीलिए हमारी अवधारणा गलत हो गई, क्योंकि हमने ये गलत तरीके से माना था। इसका मतलब महाशय ये अपरिमेय संख्या है वास्तव में। चलिए ये भी सिद्ध हो गया। बच्चे लोग आइए, अब हम अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर का, जो कि है 3/2x 5y/3, ये बराबर है 2 के।
और अगला देखें x/3 जोड़ y/2 बराबर है आपके 13/6 के। ठीक है, तो इसको देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो इसका हल करेंगे। इसको क्या करेंगे, ये -2 है, छूट गया है ऊपर में, देखिए यहाँ पे ये -2 है, आपके किताब में सही होगा। 6 3 ये 9x, 3 से गया 2 बार में, -2, इसको लिखेंगे 9x 10y, और ये हमारा चला जाएगा -12। ये समीकरण हमने मान लिया पहला। ठीक, ये दूसरा देखिए, यहाँ पे 6 लिखेंगे, 2x यानी 2x प्लस 3y बराबर है हमारा 13/6। ठीक है, 6 से 6 कट गया, क्या हो गया हमारा यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 13 के। अब देखिए हमारे पास हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने बता रखा है कौन कौन सा हो सकता है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तीसरा ग्राफीय विधि, और भी एक दो हैं जो आपको 12वीं कक्षा में पढ़ने हैं, फिलहाल इतना काफी है। तो हम विलोपन विधि लगाएंगे। देखिए मैंने क्या किया, पहले वाले को 3 से गुणा कर दिया और इसको 10 से गुणा कर दिया। ऐसे में क्या हो जाएगा, देखिए ये 27x 30y -36 इस तरफ आ जाएगी। इसको लिखेंगे 20x 30y 130, ये हो गया हमारा ये तीसरा समीकरण, ये हो गया हमारा चौथा। अब इसमें मैंने कहा कि तीसरे को चौथे से जोड़ दीजिए, तीसरे को चौथे से जोड़िए। इसको देखिए क्या करेंगे, और यहाँ पे 20x प्लस 30y, ये गया, और ये देखिए 27 20, इसमें ये कितना हो जाएगा 94, इससे गया ये 2 बार में, x का मान 2 हो गया। अब जब x का मान 2 आ गया है तो इसमें उठा के रख दीजिए, यानी कि 2x प्लस 3y ये बराबर आ जाएगा 13 के। तो 2 गुने 2 जोड़ 3y बराबर 13। यहाँ पे इस 4 को उस तरफ भेजेंगे, 9 हो जाएगा, 3y है, 3 से ये गया 3 बार में, तो y का मान कितना आ गया 3। चलिए उम्मीद करते हैं आपको सब बुझा रहा है। 18 नंबर प्रश्न, ग्राफीय विधि से करें हल। ठीक है, आइए करते हैं, बढ़िया है, करिए सॉल्व इसको। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं क्या कि y बराबर 6 -3x, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि y बराबर 2x -2। यहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे, बक्सा x और नीचे रखेंगे y, और देखेंगे x का मान रखने पे y क्या आता है। x का मान पहले आप रख के देखिए 2, x का मान यदि हमने 2 रखा, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 में से 6 गया 0। अगला, अब मैंने यहाँ पे 1 रखा, x का मान यदि 1 रखा तो 6 में से 3 गया 3, 2 बिंदु बने हमारे पास, कौन कौन से, 2 0, एक अगला बना और 3। ठीक है, x का मान हमने जब 0 रखा है, x का मान जब 2 रखा है तो 6 में से 6 गया तो 0 बचा, और यहां पर हमने यहां पे यदि हमने x का मान 1 रखा है तो ये हमारा बना y का मान 3। अगला देखिए, यहां भी एक बक्सा बनाएंगे और यहाँ पे भी x और नीचे में रखेंगे y, बस 2 पॉइंट ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसी पे काम बन जाएगा अपना। तो यहाँ पे जब x का मान जब हम 0 रखेंगे तो 2 पर 0, 0 में से y पर कितना हो जाएगा
-2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं ये माइनस वाला नहीं लेना चाहूंगा, कारण है कि मैं इतना बड़ा बनाऊंगा नहीं यहाँ पे ग्राफ, प्लस वाला ही लेते हैं। जब मैं यहाँ पे एक्स की जगह 1 रखूंगा, एक्स की जगह 1, तो 2 में से 2 जाएगा, y 0 आ जाएगा। और जब मैं यहाँ पे एक्स की जगह 2 रख दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 2, क्योंकि 2 दूनी के 4, 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा। और यदि मैंने 1 रख दिया तो 2 में से 2 जाएगा, 0 आ जाएगा। ये है, चलिए यहाँ पे 2 बिंदु बना, एक तो 1 0 और अगला 2 और। अब क्या करेंगे, आप यहाँ से स्केल उठाइएगा और इससे एकदम खींचिएगा वाई अक्ष। ठीक, अगला ये इसको उठाया, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहला है 2 और 0, एक्स पर 2, एक्स पर 2 और वाई पर 0, ये ओ है। एक ये बिंदु हो गया जो 2 और 0 है। अगला है एक्स पर 1 वाई पर 3, एक्स पर 1 है और वाई पर 3 है। अब यहां पे क्या करेंगे, एक बिंदु खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, रेखा। अगला अगला है एक बिंदु 1 0 और उसके बाद है 2 और 2 का। एक्स पर 1 है और वाई पर 0, एक्स पर 1 है और वाई पर 0। और अगला कहाँ है, एक्स पर 1, एक्स पर भी 2 और वाई पर भी 2, एक्स पर भी 2 और वाई पर भी 2, एक ये है। रख दिया, यहां से स्केल उठाइए, वापिस से यहाँ पे हो गया। कहाँ कटा है देखिए जरा ध्यान से, तो ये कटा है हमारा, इस बिंदु पे कटा है। ये कटा है हमारा कहाँ पे, जहां भी कटेगा वो आपका एक्स का मान होगा और अगला वाला वाई का मान होगा। बस इतना रख दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। अगले प्रश्न पे आइए। 2 और 2 पर ही ये कट रहे हैं आपस में। ठीक है, अगला, किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या और सार्व अंतर आपका ज्ञात करना है। देखिए ये है आपका एपी का प्रथम पद है, ए का मान 5, और यहीं पर आपका अंतिम पद भी दिया गया है जो कि आपका एल 45 दिया गया है। और इसका बोला गया है योग इन लोगों का जो है, सम इन पदों का योग जो है इनका 400 है। और हमको इसमें निकालना क्या, पदों की संख्या निकालनी है, यानी कि एन निकालना है। हम मान लें कि ये जो आखिरी पद है ना, ये ए एन के बराबर है, मतलब एनवा पद जो है वो आखिरी पद भी है। यानी कि यहाँ पे मैं मान लूंगा ए एन बराबर 45। ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर है 45 के। यहां पर ए का मान हम रखेंगे 5 जोड़ एन माइनस 1, और यहाँ पे डी का मान कितना है, हमको डी भी तो यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसका योग भी आपको दिया गया है एन माइनस 1, और यहाँ पे डी बराबर में आपका यहाँ पे आ गया 45। तो यहाँ पे एन और डी का यहाँ पे ये है, यहाँ से रिलेशन दिया हुआ है। अगला एक और देख लेते हैं, एन बाई 2 इंटू में ए प्लस एक एल सूत्र होता है,
यानी कि a प्लस ए एन होता है, इसी को कहते हैं। एक ये भी सूत्र होता है जो कि कितने के बराबर है, 400 के। और यहाँ पे इस हिसाब से निकाला जाए तो n/2 गुना में a का मान यहाँ पे रखिए, a का मान कितना हो जाएगा, a का मान आपको दिया है 5 और अंतिम पद यानी an का मान दिया गया आपको 45 और इनका योग आपको दे दिया गया है 400। तो n/2 गुने 50 और ये है हमारा, ठीक है 50 और ये है हमारा 400। 50 से गया 8 बार में और n का मान हो गया हमारा 16। यानी इसमें संख्या कितनी है, 16 है। यहाँ पे n का मान आप रख दीजिए, n तो 16 है, पदों की संख्या और सार्वंतर निकालना है। ये 16 को उठा के यहाँ रखिए, 5 जोड़ 16 में से 1 गया और ये d बराबर 45, ये 5 आके इधर घटेगा, ये हो जाएगा 40 और ये गया 15, d का मान आ गया 40/15। इससे काटेंगे 3, 5 से गया ये 8/3, तो इसका सार्वंतर आएगा 8/3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 20वां। सिद्ध कीजिए कि कौशिक थीटा, देखिए आपको सिद्ध करना है 20वां नंबर में, कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा का वर्ग बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये है। तो कौशिक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, माइनस इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा बटे साइन थीटा। लिखा जा सकता है कि नहीं बताइए, इसका वर्ग है, नीचे लिखिए इसको, देखिए साइन, अब यहां पे साइन से साइन गया, ऊपर में क्या रह जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग रह जाएगा। और नीचे में देखिए हम जानते हैं कि जब इसके साथ वर्ग है तो साइन के साथ भी वर्ग है, साइन स्क्वायर थीटा होगा। हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं अभी, ठीक है। देखिए इसको तोड़ के देखेंगे ना, ये जब साथ में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों में तो स्क्वायर है ना, ऊपर भी है नीचे भी है, तो इस तरीके से दोनों में रहेगा। लीजिए एक स्टेप और लिख लेते हैं, यहाँ पे स्टेप जो होगा इसको हम लिखेंगे नीचे में साइन थीटा और, ठीक है, और इसका वर्ग है, यानी एक बार इसका वर्ग और एक बार नीचे वाले का भी वर्ग हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा गुणे 1 माइनस कॉस थीटा बटा में इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम ये लिख सकते हैं ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा गुणे 1 माइनस कॉस थीटा बटा में इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा गुणे 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां से ये कट गया, बच गया हमारा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही होगा आपका उत्तर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था ये। 20 के बाद आइए 21 पे। फिर यहाँ पे 21 नंबर है, बिंदुओं P, बिंदुओं 5 माइनस 6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए y अक्ष यदि विभाजित करेगा, इसका ये मतलब है कि वहां पे x का निर्देशांक 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा हुआ है, जैसे ये a है और ये एक b है और ये पूरी की पूरी एक रेखा है AB, और मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है जो कि इसको m और n अनुपात में इसको विभाजित करती है, और इसका निर्देशांक x1 x2 है और इसका निर्देशांक, सॉरी ये x1 y1 है यार, ठीक है,
एम और एन अनुपात में बांटता है x1 y1, x2 और y2, इस अनुपात में ये विभाजित करता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो सूत्र होता है, ये यदि बिंदु जो कि इसको P बिंदु है, जो कि इसको बांट रहा है, इसका एक और ये x और y वाला जो निर्देशांक है, ये निकालने का सूत्र ये होता है x बराबर में m1 मतलब mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। आपने जो सूत्र पढ़ा होगा बच्चे, आप देखिएगा, आपने m को m1 समझा होगा और यहाँ पे m2, जहां जहां m की जगह मैंने m की जगह माना है वहां m1 रख लीजिएगा, जहां मैंने n माना है वहां m2 रख लीजिएगा, यही सूत्र है। और ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का मान ये रहा और m का मान यहाँ पे कितना है हम लोगों को नहीं पता, वही तो निकालना है। मान लेते हैं कि जो अनुपात है वो m:n जो है वो k:1 में बांट रहा है। तो यहाँ पे m का मान हम k रखेंगे, तो ये हमारा k है। x2 का मान देखिए, यहाँ पे बिंदु को हमने रखा नहीं, 5 -6, और इस तरफ में है तो हम यहाँ पे रखेंगे m की जगह पे k, और यहाँ पे x2 का मान हम यहाँ पे रख रहे थे 5 -6, और यहाँ पे -1 -4, ठीक है, k, और x2 का मान है हमारा -1, ठीक है, प्लस nx1, n का मान देखेंगे बच्चे, देखिए यहाँ पे n का मान 1 है, हमने 1 माना है, और x1 का मान देखिए यहाँ पे x1 है 5 डिवाइडेड बाई m प्लस n। x हम जानते हैं कि निर्देशांक यदि y विभाजित कर रहा है, इसका मतलब x 0 होगा वहां पे, यानी ये जो बिंदु होगा ना, ये 0 y रहेगा, तो x की जगह हम 0 रख देंगे, और इधर -k+5 बटे k+1। ये देखिए, ये जो k+1 है इधर आके 0 हो जाएगा, और ये रहेगा -k+5, इस तरफ आएगा -k = -5, माइनस माइनस कट गया, k का मान 5 हो गया, और इस हिसाब से m:n में विभाजित होगा, जो कि 5:1 में विभाजित करेगा। तो ये आप सभी लोग समझ गए होंगे, मैं ये आशा करता हूं, मुझे ये आशा और ये विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे तो प्रश्न संख्या है 22। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्नलिखित दिए गए हैं। देखिए, आपको निर्देशांक दिया गया है, आप सभी को बता देता हूं, यदि त्रिभुज है ये, और ये त्रिभुज इसका है यदि x1 और y1 निर्देशांक, x2 और y2 इसका निर्देशांक है, ये x3 और y3 इसका निर्देशांक है, इसका मतलब होता है कि जो एरिया होगा ये a और b और ये है c का, तो एरिया जो है त्रिभुज a b c का, वो निकल के आ जाएगा आपका हाफ गुने x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये सूत्र पे बस रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, कुछ खास इसमें करना नहीं है, ये है। और यहाँ पे देखिए x1 का मान यहाँ पे हम रखेंगे, मान लेते हैं कि ये वाला 1 - 1 यहाँ पे है, और यहाँ पे एक है -4 और 6, और यहाँ पर है -3 और -5। अब यहाँ पे देखेंगे कि x1 का मान ये है हमारा 1 है, तो 1 y2 माइनस y3, देखिए ये y2 है, y2 का 6 माइनस में, और फिर 3 देखिए y3 क्या है -5 है, जोड़ x2 का मान देखिए
x2 का मान है यहाँ पे -4 इंटू में y3 -y1, y3 का मान देखिए कितना है -5, माइनस में भी, और y1 यहाँ कितना है माइनस में भी -1, प्लस x3 का मान कितना है तो यहां पर x3 का मान है x3 का मान यहाँ पे है हमारा -3, और y1 का मान देखेंगे यहाँ पे बच्चे, तो हमारा y1 का मान यहाँ पे है -1, माइनस y2 का मान है हमारा 6, ये है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। ये तो 1/2 रहेगा गुणा में, इधर देखेंगे 6 और 5 कितना हो गया 11, और 5 और ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो -5 + 1 मिलके -4, और -4 गुना होकर के 16, प्लस अब देखिए यहाँ पे है हमारा -1 और -6, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस में है। ये हमारा हो जाएगा -7 और ये +21। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। 21 6 21 6 27 10 37 1 38 10 48, 48/2 कितना होगा उत्तर 24 मीटर है, सेंटीमीटर जो भी है, इतना यूनिट स्क्वायर इसका जो है उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा है 22 नंबर हो गया, और देखिए ये 23 नंबर हम देख लेते हैं क्या है। 23 नंबर बनाने के लिए यहाँ पे आपको एक रेखा खींचनी है जो कि 7.6 सेंटीमीटर है लंबी। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने का तरीका, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक खींचेंगे रेखा जो कि 7.6 सेंटीमीटर की होगी। फिलहाल देखिए मेरा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं 7.6 सेंटीमीटर का ही खींचूंगा, तो मेरा थोड़ा सा बड़ा छोटा हो सकता है, तो वो आप मैनेज कर लीजिएगा। चलिए मान लेते हैं कि ये 7.6 सेंटीमीटर का है, तो ए है और ये हमारा है बी। ठीक है, तो अब इसमें हमको करना क्या है, 5:8 में विभाजित करना है। 5:8 में विभाजित करने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे कि एक लाइन खींचेंगे, कहाँ की तरफ, कहीं भी एक एंगल बनाएंगे। ये याद रहे इस एंगल के साथ ये जो नई लाइन हम खींच रहे हैं, ये लाइन ये जो लाइन है, ये लाइन का मैं नाम दे रहा हूं एक्स। तो हमको 5:8 में विभाजित करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ी थोड़ी सी बराबर बराबर दूरी पर x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8, ये है। अब हम इसमें क्या कर देंगे कि ये जो आखिरी पॉइंट है ये ए बी, इसको हम जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे, आखिरी x8 वाले से, इससे इसको जोड़ देंगे। और आप ये स्टेप में लिखेंगे, आपके किताब में लिख करके दिया हुआ है ये सारा, तो आपको परीक्षा में भी ये लिखना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेगा। ये हो गया। अब बिल्कुल इसी के समानांतर 5 से एक रेखा खींचना पड़ेगा, क्योंकि हमको 5:8 में विभाजित करना है ना। तो ये लीजिए, अब ये जो हमारा रेखा जो है ना, ये पॉइंट सी है, यानी अब ये 5:8 में ये विभाजित हो चुका है। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये हो गया आपका।
चलिए ये हो गया। और देखिए हमको सिद्ध करना है कि कोई भी यदि वृत्त है, तो सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर तो किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। किसी वृत्त में यदि इस तरीके से ये जो चतुर्भुज बनता है ना, आपको ये बताना है कि ये एक समचतुर्भुज है। ये है तो ये समचतुर्भुज है, ये हमको प्रूफ करना है। उसको करने के लिए पहले तो हम ये जानते हैं कि क्या हो गया, क्या तुम बोलो ना। ये टाइम है अभी, कितना दिन लगेगा? परसों आई दिया गोइल। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं, कभी तो डेट भइले बा अभी, ओकर नहीं है लास्ट डेट। तो देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि कोई भी समांतर चतुर्भुज का मतलब यहाँ पे आपको ये तो जरूर दिया हुआ है कि ए बी बराबर है सी डी के, ठीक, और एडी बराबर है बी सी के। ये तो आपको पहले से दिया हुआ है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, इसके अपोजिट भुजाएं यानी कि एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये तो आपको पहले से दे रखा है। आप सभी को मैं ये बता दूं कि ये बिंदु को मैं मान लेता हूं ओ पी एम एन, ठीक है, एम एन ओ पी, ये हमने माना है। देखिए ये थोड़ा फिगर अटपटा सा लग रहा होगा, ये इस तरीके से जाएगा ऐसे। लीजिए इसको मैं बना ही देता हूं। अब यहाँ पे ये है एम एन ओ पी, हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी जोड़ सी डी, परंतु आप सभी देख लीजिए कि ये सभी एक स्पर्श रेखाएं हैं। आप सभी जानते हैं कि यहां से लेकर के ये और यहां से लेकर के ये, यहां से ये भी देखिए, ये भी मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाना चाहूंगा। ये जो यहाँ पे है ना ये बिंदु, यहां से ये सभी के सभी देखिए, इन ये सभी के सभी आपस में बराबर है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नहीं, स्पर्श रेखाएं है ना, और एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए, दोनों बराबर होती हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ एन जो है, ये देखिए ओ, सॉरी ये ओ नहीं है, डी एन है। डी एन बराबर है डी एम के, बिल्कुल है। अगला देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं सी एम बराबर है आपके सी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी को हम लिखेंगे ना, ए बी को हम लिखेंगे डी एम जोड़ सी एम, ऐसे लिख सकते हैं। और हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि डी एम जो है वो बराबर है डी एन के। और आप सभी जानते हैं कि हम इसमें सी एम को देखते हैं कि सी पी के बराबर है, तो बिल्कुल यहां भी वही हम काम कर देंगे, सी पी के बराबर है, सी एम सी पी के बराबर है। तो यह है डी एम प्लस सी एम। अब यहां पे देखिएगा ए बी के लिए तुम डीएम प्लस सी एम लिख सकते हैं, और प्लस सी डी के लिए क्या लिखेंगे,
ए बी प्लस सी डी। तो हमने ये जो लिखा है डी एम प्लस सी एम, ये हमने सी डी के लिए लिखा है। अब ए बी के लिए देखिए क्या लिख सकते हैं हम। ए बी के लिए ए ओ प्लस बी ओ। अब यहां पे ये भी तो हम लिख सकते हैं कि ए ओ जो है वो बराबर है ए एन के, और यहाँ पे बी ओ जो है बराबर है बी पी के। हो सकता है ना, बी ओ बी पी के, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बस सबके जगह इनका मान रख दीजिए आप। तो इनका मान जब रखेंगे, डी एम की जगह पे मैं डी एन रख दूं, ठीक है। सी एम की जगह मैं सी पी रख दूं, ए ओ की जगह मैं ए एन रख दूं, और बी ओ की जगह मैं बी पी रख दूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि मिला लेंगे। यहाँ पे मैं रखता हूं कि बी पी और जोड़ सी पी, ठीक है। एक में आगे रखता हूं इसको प्लस का चिन्ह, बीपी और सीपी के पास यहां लिखते हैं ए एन जोड़ डी एन, ठीक। अब यहां पे बीपी और सीपी को जोड़ के देखिए कितना आएगा। बीपी सीपी को जोड़ेंगे हमारा आएगा बीसी, ये आएगा हमारा बीसी, ठीक है। और ये ए एन और डी एन को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ए एन और डी एन को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा ए डी। अब बताइए, यानी कि ए बी जोड़ सी डी, इन दोनों का योग इस दोनों योग के बराबर है। एक और बात है, ये समचतुर्भुज है, तो हम इसमें पहले ही पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है और ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बस मान रख दीजिए, ए डी की जगह पे बी सी रख दीजिए, और यहाँ पे बी सी की जगह पे, तो इस तरीके से रख देंगे। आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे ये एक दूसरे के, मतलब कि ये और ये दोनों बराबर आ गए हैं। देखिए ये और ये तो बराबर है, लेकिन ये और ये बराबर आ जाने का मतलब ही यही बनता है कि ये एक समचतुर्भुज है, ठीक है। इसीलिए यही आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे हमने प्रूफ कर लिया ना, ए बी प्लस सी डी बराबर आ गया आपका ए डी प्लस सी डी के, सी डी के, ठीक है। तो ये इसलिए हमारा ये हो जाएगा उत्तर। और आप यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए कि एडी प्लस ये बीसी है, एडी को हम बीसी रख सकते हैं, बीसी और प्लस ये भी बीसी, और ये ए बी को हम और क्या रख सकते हैं, सी डी रख सकते हैं, या सी डी को ही ए बी रख लीजिए, ये ए बी रहने देते हैं, और सी डी को भी ए बी बना लीजिए क्योंकि दोनों बराबर है। देखिए जोड़ेंगे दो ए बी और ये दो बी सी, दो से दो कट गए, यानी कि यहां से हमने ये सिद्ध कर दिया कि ए बी जो है वो बराबर है बी सी के। क्या बोलते हैं, सही है? देख लीजिए, ए बी जो है वो बराबर है बी सी के। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये था आपका प्रश्न संख्या 24 था। प्रश्न संख्या 25 पे आइए। छह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त के एक त्रिज्या खंड, ये है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, और इसका कोण कितना है, 60 डिग्री। और इसका हम क्षेत्रफल का क्या करते हैं, क्षेत्रफल में होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, 22/7 गुना में 6 × 6, और यहाँ पे कितना है, 60/360। 60 से ये गया
6 बार में, 6 से गए ये 22 छक्के 132/7, इससे इसको काटेंगे, इतना सेंटीमीटर का वर्ग आपका इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। 25वां में ये देखिए, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए छायांकित भाग का, जिसका भुजा का जो ये एक वर्ग है और वर्ग में 4 ऐसे ऐसे बनाए गए हैं। देखिए आप फिगर को ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया आकृति में जो छायांकित भाग है उसका निकालना है। और यहाँ पर आपको एक चीज दिया गया है, इसकी जो भुजाएं है ना वर्ग की, ये 14 सेंटीमीटर है। देखिए कुछ इस प्रकार से फिगर है। तो इसमें बहुत सारे सर्किल है, इस तरीके से 4 गो ऐसे ऐसे 4 हैं, और आप जानते हैं कि ये 14 सेंटीमीटर है। तो इसका व्यास कितना होगा, 7 होगा। तो इसका त्रिज्या कितना होगा, 7/2। और ये सेम साइज के ही हैं, यानी 4 गो हैं। और छायांकित भाग ये वाला सारा है, ये सारा। मतलब एक बार वर्ग का एरिया निकालेंगे, यानी वर्ग का क्षेत्रफल में से हम यदि वर्ग का क्षेत्रफल से हम यदि घटा देते हैं 4 गुना में एक वृत्त के क्षेत्रफल को, तो क्या होगा, यही तो उत्तर होगा हमारा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 14 गुने 14, ठीक है। और यहाँ पे 4 गुना में एक वृत्त का πr² सूत्र होता है, मैंने बताया त्रिज्या इसकी कितनी है, तो 22/7, त्रिज्या का वर्ग यानी 7/2 गुने 7/2 πr², यही तो सूत्र होता है, ठीक है। 7 से ये गया, 2 से गया ये 11 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से ये गया 2 बार में, 77 दूनी के 154, ये हो जाएगा 196 में से 154 को हम घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 54 और 2 56, 40 96 42, और एक यहाँ पे आ जाएगा 42 उत्तर। 42 सेंटीमीटर का वर्ग, यही होगा आपका उत्तर। चलिए, तो ये था 25वां सवाल। तो अगला जो है नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, पार्ट 2 में।